नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी, जो कनाडा के बच्चों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं, उनमें से 4 बच्चों ने मुझे अप्रोच किया है जिन्होंने अपने डिफरेंट कंसल्टेंट के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई किया था। तो कल ही मैंने वीडियो डाली थी अपनी रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम किस वे से आपके रिफ्यूज़ल केसेस को हैंडल कर सकते हैं अगर आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ड हैं। तो कनाडा की अपडेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्यूबिक के रिज़ल्ट, और अभी जो रिसेंट एक ट्वीट डाला है आईआरसीसी ने, उसके अंदर क्या बताया है। जो बच्चों के रिज़ल्ट्स आईआरसीसी ने बताया था कि हम जितने भी बच्चों के रिज़ल्ट हैं वो 6 अगस्त से पहले पहले दे देंगे। जिन बच्चों ने फॉल इनटेक में वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है वो मैसेज किया था। तो इन सब को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ, अभी रिसेंटली आज फिर 3 वीज़ा आए हैं क्राउन इमिग्रेशन के। ये 2 तो यूक्रेन के वीज़ा हैं, ये देखिए, ये 2 वीज़ा यूक्रेन के हैं और एक ये वीज़ा रशिया का है। ये 3 वीज़ा आए हैं हमारे पास। अभी मैं इस कंट्री को रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट लोग जा रहे हैं। बट ये वीज़ा जेन्युइन वीज़ा है। जेन्युइन वीज़ा ये है कि ये 3 वीज़ा आए हैं, तीनों के तीनों ये पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर कोई बिजनेस कर रहा है या कोई वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहा है। इन्होंने अपने बच्चे को वहाँ पर मिलने के लिए जाना है। तो इन्होंने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी, इधर स्टडी से रिलेटेड हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जहाँ और भी बहुत सारे टॉपिक है रिफ्यूज़ल से रिलेटेड हैं। देखने के बाद इन्होंने हमें संपर्क किया कि सर आप हमारा ये वहाँ का बिजनेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा करवा कर दें। तो इनमें से मैंने इनका जो भाई साहब हैं रशिया में, उनका 1 साल का वीज़ा करवा कर दिया। कहते हम आते जाते रहें, हमारे बच्चे का वहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस है। तो मैं क्या, हम आते जाते हैं। यूक्रेन में बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर हैं, आई थिंक वो 4th ईयर में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे वहाँ पर एमबीबीएस के। तो वो वहाँ पर हैं ऑलरेडी। तो वो कह रहे कि हमने उनको मिलने के लिए जाना है, हमें कोई बिजनेस या कोई व्हाट्सएवर वीज़ा मिल जाए। तो उनको भी 3-3 महीने के वीज़ा लगवा कर दिए हैं। तो ये वहाँ पर अभी जाएंगे। तो मैं ये कंट्रीज़ रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट आपने जाना है तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन सच्चाई बताकर भेजूँगा। अगर आपने किसी भी कंट्री का कोई भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है जो ओपन हो चुके हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इधर आपने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, आप ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाना है, अपनी स्पाउस को बुलाना है, चाहे शेंगन के अंदर आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, या फैमिली रियूनियन के थ्रू अपने कोई भी पेपर अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। इवन अगर आपके ऑलरेडी वीज़ाज़ रिफ्यूज़ड हैं, आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपकी बहुत अच्छी तरह हेल्प कर सकती हैं। अभी देखिए आईआरसीसी के भी हाथ खड़े हो गए कि वो बता रही हैं कि हमने ट्वीट किया था पहले भी कि हम सारे के सारे जितनी भी पेंडिंग फाइल हैं 6 अगस्त से पहले पहले उनके डिसीजन दे देंगे। बट एप्लीकेशन इतनी होने के कारण उन्होंने खड़े कर दिए हैं। वो ट्वीट में क्या लिखा है पहले मैं वो पढ़ के बता दूं। IRCC cannot guarantee that students will receive a final decision on their application before the fall 2021 semester begins. Students who do not receive their study permit approval before the fall semester will be able to start their classes online outside Canada. तो ये उन्होंने ट्वीट कर दिया, हम इससे पहले डिसीज़न नहीं दे पाएंगे कुछ स्टूडेंट्स का, तो वो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर लें। तो मैं बच्चों से स्पेशली रिकमेंडेशन है, कनाडा का बहुत अच्छी तरह हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने बिल्कुल वहाँ की ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगानी जब तक वीज़ा आपके हाथ में ना आ जाए। चाहे वो आपको लॉलीपॉप एआईपी के थ्रू दे, चाहे व्हाट्सएवर के थ्रू, जब तक आपकी पीपीआर, जब तक आपका पासपोर्ट के ऊपर स्टैंपिंग ना हो जाए, तब तक मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि आपने ऑनलाइन स्टडी नहीं लेनी है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं, उनकी फ़ीसें फंसी हुई हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि आपने 1 साल ऑलरेडी इंडिया में कंप्लीट कर लिया हुआ तो हम फीस रिफ़ंड नहीं करेंगे, सेकंड ईयर की भेजो, बहुत सारा ये भी डिस्प्यूट पड़ा हुआ है। तो ये इसको अवॉइड करना है। दूसरा, बायोमेट्रिक्स की बड़ी दिक्कत आ रही थी, अभी उन्होंने अपने स्टाफ को इंक्रीज़ किया है, बायोमेट्रिक सेंटर को इंक्रीज़ किया है, तो अभी बायोमेट्रिक की भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। जिन बच्चों को बायोमेट्रिक्स की डेट मतलब आगे मिली हैं, वो अपनी
डेट रीशेड्यूल करवाने की कोशिश करें विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ जो भी जितने भी उनके बैक सेंटर्स हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। बच्चों के रिफ्यूज़ल्स भी आ रहे हैं, वीज़ाज़ भी आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यूबिक के जो हमें रिज़ल्ट चाहिए थे, जो IRCC है उसको तो ये सबसे पहले करना चाहिए था कि सारे के सारे जितने भी वीज़ाज़ हैं उनको होल्ड कर देना चाहिए था जब तक क्यूबिक बच्चों के रिजल्ट्स नहीं निकलते। उनको मालूम भी है कि बच्चे इतने सफल हैं क्यूबिक वाले, तब भी उनके रिजल्ट्स आज की डेट में बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो इतने पॉजिटिव भी नहीं आ रहे हैं। अगर आप क्यूबिक के सफल स्टूडेंट हैं, आपका AIP आया हुआ था, आपने 6 महीने का सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है या 1 साल की स्टडी कंप्लीट कर ली हुई है, वो बच्चे अगर दोबारा फाइनेंशियली रिस्क ले सकते हैं। रिस्क क्या है कि एम्बेसी फीसिस जाएंगी, GIC तो आपका है तो यूनिवर्सिटी की फीस जाएगी, अगर वो ले सकते हैं तो दोबारा आप अपने केस को 100% रिप्रेजेंट करें तो वो निकलने के उसमें चांसेस हैं। तो अभी जो मेरे पास केस रिफ्यूज़ होकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस हैं। ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई हुए थे। तो मैंने फिर बता दिया, जब तक आप किसी भी केस को तवज्जो से मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन से नहीं फॉलोअप करोगे तो ऐसी जो रिफ्यूज़ल्स आपको देखने को मिलती ही रहेंगी। इनमें से 4 केसेस हैं, इनमें से एक केस ऑलरेडी उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दिया है। तो जो अनदर थे दो को तो मैंने वैसे ही नमस्ते कर दी कि मैं क्या इसके ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना जो भी रिफ़ंड बनता है यूनिवर्सिटी का और अपना GIC इमीडिएटली रिफ़ंड ले लो और अनदर कंट्री की ओर तवज्जो करो। तो एक ने मुझे ये बताया कि हम अभी सोचेंगे, सोचने के बाद हम आपको डिसीज़न देंगे कि हमने क्या करना है। तो बच्चे की एज है 26 ईयर, M.Tech की हुई है, वहाँ की यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया हुआ है। बच्चे की जो परसेंटेज है 10th में 10th में जो 65% है, 75% 12th में है, नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट है, फिर उसके बाद B.Tech है 65% से, और M.Tech बच्चे ने 79% से की हुई है, और ओवरऑल जो IELTS का स्कोर है वो 7 बैंड है बच्चे के। तो इस बच्चे का भी वहाँ से रिफ्यूज़ल आया है, और ये जो बच्चे का रिफ्यूज़ल है 3rd टाइम आया है। थर्ड टाइम आने के बाद इसने जब वीडियो देखी हमारी तो तब आके कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद कुछ नहीं सोचा, कहा कि सर हम केस आपसे प्रोसेस करेंगे, आप हमें प्लीज़ इसको प्रोसेस करें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। इसके अंदर क्या ड्रॉबैक रहे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में भी। तो दूसरा बच्चा भी सेम है, उसकी भी एज 24-25 साल की है। उस बच्चे ने M फार्मा की हुई है और उसके ओवरऑल 7 बैंड है, तो उसकी भी जो परसेंटेज है मोर देन 80% है। तो उस केस के अंदर भी यही गलती की है उसके कंसल्टेंट ने, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो तो लेमैन होते हैं, पेरेंट्स भी लेमैन होते हैं, उनको तो मालूम नहीं क्या करना है। तो उस बच्चे का भी 2nd टाइम रिफ्यूज़ हो चुका है। ऐसी प्रोफाइल है, बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है। मैंने उनको बताया कि आई कैन प्रोवाइड ए 95% इसमें रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये प्रोफाइल को हर एक कंट्री वेलकम वीज़ा दे सकती है अगर आपकी कलम के अंदर पावर है, अगर आप इस केस को प्रॉपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम अभी सोचेंगे, सोचने के बाद फिर हम आपको बताएंगे। वो इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस क्या लगाते हैं, दोनों मैरिड हैं, ये दोनों जो केसेस हैं दोनों मैरिड हैं। इनके अंदर ऑब्जर्वेशंस यही है कि आपने वापस नहीं आना पढ़ने के बाद, तो आप कनाडा को छोड़ेंगे नहीं, तो आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती, तो दैट रीज़न दे रिफ्यूज़ देयर वीज़ाज। तो अनदर फाइल क्या है, एक बच्चे की एज है 24 साल की है, 10वीं में 60% है, और 12th 8 से की हुई है, उसमें 51% है, 2016 में की हुई है। उसके बाद एक 2 साल का उन्होंने 2 साल का एक डिप्लोमा लगा दिया कंप्यूटर का जो आम इंस्टीट्यूशन से हैं, और ओवरऑल 6.5 IELTS है। 2 बार ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है 2 बार ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है, तीसरी बारी मेरे पास आया। मैंने इसको वैसे ही बता दिया कि अभी तेरे केस के ऊपर टाइम वेस्ट है, इसको तेरा लक है, इसको ट्राई करता रहे, लेकिन होना नहीं है ये केस, क्योंकि एकेडमिक वाइज 51% है तेरे। ये यूके तो है नहीं है, वो 40% वाले को भी एडमिशन दे देता है, वीज़ा दे देता है, जब उन्होंने 70% वाले को वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो कनाडा ने जब वीज़ा देने थे
ये ऐसी प्रोफाइल को दे दिए। आज की डेट में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इवन बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी ऑफ द फाइल। तो मैंने कहा ये टोटल ट्राई रहेगी, अगर आपके परसेंटेज अप्रोप्रिएट होते तो मैं डेफिनेटली आपकी फाइल के ऊपर फाइट करता, चाहे जितना मर्जी भी गैप होता। आपने एक इसके अंदर 2 साल का एक डिप्लोमा बनाकर भी लगा दिया और अपनी प्रोफाइल को बीक कर लिया है। IELTS आपके बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कनाडा का वीज़ा नहीं हो पाएगा। ट्राइयाँ करनी है तो कर लो, कनाडा की बजाय आप अगर ट्राई करनी है तो USA में अपेयर हो लो एम्बेसी में इंस्टेड ऑफ कनाडा। तो कनाडा में अब कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ऐसे तुम अपना अप्लाई कर USA के लिए, उसमें अपना लक आजमा ले, क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यू बेस्ड है। 10 बारी भी अपेयर होने के बाद बच्चों को स्टूडेंट वीज़ा मिले हैं कनाडा के, अगर आपके अंदर प्रॉपर प्रोफिशेंसी है। अगर वहाँ का भी नहीं होता तो फिर हमारे पास शेंगन तो है ही है, वहाँ तो हम आपको 99% भेज ही देंगे। तो अनदर प्रोफाइल मेरे पास आई है, वो भी 10th में 60% है। उसके बाद बच्चे ने डिप्लोमा किया हुआ है 2015 में, उसके अंदर उसके नंबर है 52%, डिप्लोमा इन सिविल है और 7 बैंड IELTS में है। तो ये देखिए, ये भी बच्चा रिफ्यूज़ड है, तो ये भी मेरे पास आया। मैं क्या इसमें भी कोई ऐसी प्रोफाइलें वालों बच्चों को जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट मत करें। अनदर कंट्री के ऑप्शन लेकर चुपचाप अनदर अपनी कंट्री में जाएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन प्रोफाइलों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, और फिर भी आपका लक है क्योंकि परसेंटेज अच्छे नहीं है, स्टडी में भी बहुत ज़्यादा गैप है। वो 10वीं के बाद डिप्लोमा है, देते तो हैं उनको भी वीज़ा, लेकिन आज की डेट में इनको भी वो अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल जो फर्स्ट मैंने डिस्कस की है, ऐसी प्रोफाइलें हैं, इवन 1 या 2 प्रोफाइलें मैंने पहले भी डिस्कस की थी। मैंने उस में भी बताया था कि जब उस बच्चे का भी वीज़ा आएगा, उसको मैंने IELTS इंप्रूव करने के लिए बताया था। उसके 80% मार्क्स है, लेकिन उसके ओवरऑल 6 बैंड थे, एक मॉड्यूल में 5.5 थे, 3 बार ही रिफ्यूज़ था। मैंने कहा अपना इम्प्रूव करके लिया, उसके बाद हमारी कलम चलेगी, हमने क्या करना है। इसी तरीके से 2 फाइलें जो मैंने प्रोफाइलें इसमें पहले डिस्कस की हैं, एक ने तो रजिस्टर्ड करवा दिया हमारे पास, 2 तो मैंने वैसे ही नमस्ते करके भेज दिए। मैं क्या अगर अनदर कंट्री में जाना होगा तो फिर हमारे पास आ जाना, तो एक ने अभी दिया नहीं है। अगर आपकी जेन्युइन प्रोफाइल है, प्रॉपर अप्रोप्रिएट आपके परसेंटेज हैं, प्रॉपर IELTS है, तो आपको हर एक कंट्री रेड कारपेट वेलकम करती है। अगर आपको रिफ्यूज़ भी करती है तो दोबारा आप 2 बार 3 बार अपेयर होके भी वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि जब आपका 4 या 5 बार वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो जब आप 5वीं या 6वीं बारी डालने जाते हैं तो फिर वीज़ा ऑफिसर भी देखता कि क्यों ना एक बारी मैं इसकी प्रोफाइल को दोबारा प्रॉपरली स्क्रूटनाइज कर लूँ, मैं बार बार इसको क्यों रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी है। रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। रिफ्यूज़ल मेजोरिटी ऑफ आते हैं, वीज़ा कम आते हैं, लोग सिर्फ वीज़ा दिखाते हैं आप लोगों को, आ गए वीज़ा आ गए, और मैं ऑलवेज रिफ्यूज़ल के ऊपर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस है या हमारा दिल यही करता है कि सच बताकर ही केस के क्लाइंट को रजिस्टर्ड करें, उसको किसी भी कंट्री में भेजने से पहले उसके फैक्ट बताएं, उसके प्रॉपर एक्सपेंसेस बताएं, वहाँ जाकर क्या क्या प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ सकती है, तो देन ही वो फर्दर प्रोसीड करें। क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, हर एक पर्सन फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक है, किसी के पास फंड्स नहीं हैं। इवन कभी भी हमने ये नहीं चाहा कि अपने बेनिफिट के लिए हम दूसरे की ऐसी तैसी फेर दें। तो मेरे चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उनको भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर मैं डेली इस टाइप की 2 इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि वो मैं डेली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास आए, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।